वेलकम बैक। आपको पिछले वीडियो में हमने कार्बनिक रसायन की कुछ बेसिक चीज़ें बतानी शुरू की थी और उसमें आपको हमने कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था और हमने कहा था कि बेसिक चीज़ें हैं ये, अगर ये आपने पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो इन बेसिक चीज़ों को पढ़ें। उसी में हाइड्रोकार्बन के बाद की चीज़ें हम शुरू करें तो हाइड्रोकार्बन बताया था हमने आपको कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्वों के परमाणु से बने होते हैं। इनमें कोई तीसरा तत्व का परमाणु उपस्थित नहीं होता है और इनको बताया था हमने आपको कि दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड जिसे एल्केन कहते थे, और असंतृप्त मतलब कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें डबल बॉन्ड था उसे आप एल्कीन कहते थे और इसमें ट्रिपल बॉन्ड था उसे आप एल्काइन कहते थे। यानी कि कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड था, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्कीन, और कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड था तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को आप एल्काइन कहते थे, यानी कि वो एल्काइन के नाम से जाते थे। इसके बाद अगली चर्चा हम करें और वो है संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो सवाल ये आता है कि क्या ये हमने लिखा था CH4 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो है ये कार्बनिक यौगिक। ये संतृप्त है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। ये असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन कार्बनिक यौगिक में इनका स्पेशल क्लास है और वो स्पेशल क्लास क्या था? हाइड्रोकार्बन। यानी कि ये कार्बनिक यौगिक तो है लेकिन कार्बनिक यौगिक में क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये है CH3NH2, हम बात करें ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, हम बात करें ये यौगिक है CH3Cl, हम बात करें ये यौगिक है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, हम बात करें ये यौगिक है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, हम बात करें ये यौगिक है CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। तो ध्यान दें, तो ये भी कार्बनिक यौगिक है, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। लेकिन इनमें और इनमें ये जो ऊपर लिखा गया है इनमें और जो नीचे लिखा गया इनमें एक अंतर है। अंतर क्या है? तो ये जो ऊपर वाले हैं ये कार्बनिक यौगिक हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिक में ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। और ये जो नीचे लिखे गए हैं ये कार्बनिक यौगिक तो हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये कार्बनिक यौगिक भी है और हाइड्रोकार्बन भी है। और ये क्या है? ये कार्बनिक यौगिक तो हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु NOCl भी उपस्थित है। तो कार्बनिक यौगिक तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं, जबकि सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी कि जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो सब के सब हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो सब के सब कार्बनिक यौगिक होंगे, लेकिन सभी कार्बनिक यौगिक जो है वो हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकते। जैसे ये हाइड्रोकार्बन भी है,
कार्बनिक यौगिक भी है, जबकि ये क्या है, ये कार्बनिक यौगिक तो हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब इन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन को अगर हम कहें कि हटा दें, हम हाइड्रोकार्बन को हटा दें, अब ये जो लिखा गया है ये सिर्फ कार्बनिक यौगिक है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। और इनको देखें आप तो इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। तो कहें सर यहाँ तो डबल बॉन्ड है, तो ध्यान दीजिए, तो ये कार्बन परमाणु के बीच नहीं है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु है के बीच में है। किसके बीच में है, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में है। इसमें देखें तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में है। तो हमने कहा कि संतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में, कार्बन परमाणुओं के बीच में सिर्फ एकल बंध हो, जबकि अगर कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, युग्म बंध या त्रिक बंध आ गया, तो वो कार्बनिक यौगिक संतृप्त नहीं होंगे। मतलब कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन की बात छोड़ देंगे, हम कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, सभी एकल बंध होते हैं, तो उन कार्बनिक यौगिकों को संतृप्त कार्बनिक यौगिक, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लिख दें हम, CH ट्रिपल बॉन्ड CBr, हमने ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया, तो इस यौगिक को या इस तरह के यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित होगा, तो उन यौगिक को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे। मतलब एक बार फिर से परिभाषा बताएं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच सभी एकल बंध होते हैं, तो उन्हें संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध के अलावा युग्म बंध और त्रिक बंध भी उपस्थित है, या युग्म या त्रिक बंध भी पाया जाता है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को असंतृप्त कार्बनिक यौगिक यानी कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों की बात हो गई। अब बात करें कि अगर हम कहें कि कुछ हाइड्रोकार्बन है, जैसे हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन में लिखा, कई हमने हाइड्रोकार्बन लिख दिया, जैसे हमने लिया CH4, इसमें कार्बन और उससे 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम कहें कि हमने एक इसमें से एक H को हटा दिया और उस H की जगह पर एक H को हटा दिया, तो क्या हो गया, ये CH3 हो गया, और इस H की जगह पर हमने जोड़ दिया Cl। तो जब CH4 था तब यह कार्बनिक यौगिक था, हाइड्रोकार्बन था, लेकिन अब जब CH3Cl हो गया तो यह कार्बनिक यौगिक है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब इसके गुण जो है वो अलग थे, लेकिन जैसे ही Cl जुड़ गया अब इसके गुण अलग हो गए, और यह गुण किस पर निर्भर करेगा, तो Cl पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस Cl के जगह पर कहें कि हमने OH लगा दिया, तो ध्यान दीजिएगा, अभी भी CH3 है, लेकिन यहाँ Cl था, यहाँ क्या हो गया, OH हो गया। तो CH3 पे अगर गुण निर्भर करता तो दोनों के गुण क्या होते, समान होते, लेकिन दोनों गुण समान नहीं होते, दोनों गुण अलग अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि यहाँ Cl और यहाँ OH है, और ये Cl और OH बदल गए तो गुण बदल गया। अगर हम कहें कि हमने लिया CH3 है और NH2 लिख दिया, तब इसके गुण इन दोनों से भिन्न हो जाएंगे। अगर हम कहें कि CH3 है और COOH लिख दिया, तब इसके गुण क्या हो गए, इनसे भिन्न हो गए। लेकिन अगर आप कहीं कहें कि हम CH3 है, इसके बाद हमने CH3 CH2OH लिख दिया, तो अब इसके गुण और इसके गुण, दोनों गुण क्या हो गए, समान हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें भी OH है और इसमें भी क्या है, OH है। अगर हम कहें कि हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2 NH2, तो ये कार्बनिक यौगिक है। अब इसके और उसके गुण समान होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी NH2 है, इसमें भी NH2 है। मतलब कि जो कार्बन की श्रृंखला जो है, ये कार्बन की जो श्रृंखला है, इस पर यौगिक के गुण निर्भर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा जो परमाणु या समूह है, जैसे यहाँ परमाणु Cl है, यहाँ समूह OH है, यहाँ समूह NH2 है, यहाँ समूह COOH है, तो उन परमाणुओं या समूहों पर गुण निर्भर कर रहा है। मतलब कि कार्बनिक यौगिक का गुण उसमें उपस्थित जिन परमाणुओं या समूहों पर निर्भर करे,
जैसे किस पे निर्भर किया, Cl पे, OH पे, NH2 पे, COOH पे। तो उन परमाणुओं या समूहों को एक नाम से जानते हैं और वह नाम है क्या, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। तो पूछे कि बताइए इसमें क्रियात्मक समूह क्या हो गया, तो क्रियात्मक समूह हो गया बॉन्ड Cl। इसमें क्रियात्मक समूह क्या हो गया, तो बॉन्ड OH। इसमें क्या हो गया, बॉन्ड NH2। इसमें क्या हो गया, बॉन्ड COOH। क्या हो गया, बॉन्ड COOH। ये बॉन्ड दिखाना जरूरी होता है क्योंकि यही बॉन्ड बताता है कि अकेला नहीं है, बल्कि क्या होगा, यह किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर पूछे कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप, कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे परमाणु या समूह, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे परमाणु या समूह जिनके गुण या जिन पर यौगिकों के गुण निर्भर करते हैं, या वे परमाणु या समूह जो यौगिकों के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन परमाणुओं या समूहों को क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह की परिभाषा एक बार फिर से बताएं, आपको डिफिनेशन फिर से बताएं। तो क्या, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे परमाणु या समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, जो उस यौगिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, उसी परमाणु या समूह को क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे यहाँ क्रियात्मक समूह Cl हो गया, यहाँ क्या हो गया, OH हो गया, यहाँ क्या हो गया, NH2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, COOH हो गया। अब क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर ये यौगिक जो है, एक क्रियात्मक समूह के यौगिक जिसमें सिर्फ एक ही क्रियात्मक समूह, जैसे इन सबको देखें तो एक क्रियात्मक समूह है। लेकिन अगर हम यही लिख दें HOCH2CH2OH, इसमें कितने हो गए, दो क्रियात्मक समूह हो गए, तीन हो गए, चार हो गए। मतलब कि क्रियात्मक समूह की संख्या एक या एक से अधिक भी हो सकती है। जब एक होती है तो उसे कहते हैं एक क्रियात्मक समूह के यौगिक, और जब एक से अधिक हो जाती है तो उसे कहते हैं बहु क्रियात्मक समूह के यौगिक, यानी कि पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड और मोनो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड कहलाते हैं। अब अगर कोई यौगिक ऐसा है जिसमें क्रियात्मक समूह समान है, जैसे हमने कहा कि हमने ये लिख दिया CH3OH, हमने लिख दिया CH2OH, हमने लिख दिया CH2OH। तो इन तीनों में इसमें तीनों में क्या है, क्रियात्मक समूह समान है। तो जिन यौगिकों में, जिन कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह समान होते हैं, उनके रासायनिक गुण भी आपस में समान होते हैं, जबकि जिन कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, उनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब ये इन तीनों के रासायनिक गुण तो समान होंगे, लेकिन इसके और इसके भिन्न भिन्न होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में क्रियात्मक समूह क्या हो गए, बदल गए। इसमें Cl हो गया, इसमें क्या हो गया, OH हो गया। इन तीनों के क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इन चारों क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह क्या हो गए, बदल गए। तो क्रियात्मक समूह की बात हो गई। और आपको बता दें कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जनक हाइड्रोकार्बन होता है, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हाइड्रोकार्बन से होता है। क्यों? अभी हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, CH4 है। इसी में से क्या हुआ, H हटा Cl जुड़ गया तो एक कार्बनिक यौगिक बन गया, H हटा OH जुड़ गया तो दूसरा कार्बनिक यौगिक बन गया, H हटा NH2 जुड़ गया तो तीसरा कार्बनिक यौगिक बन गया, H हटा COOH जुड़ गया तो क्या हो गया, चौथा कार्बनिक यौगिक बन गया। मतलब कि कार्बनिक यौगिकों का जनक जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन से H को निकाल कर या H को विस्थापित करके जब कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह जोड़ देते हैं तो कार्बनिक यौगिक बन जाता है, और वही दूसरा परमाणु या परमाणु समूह उस यौगिक के गुण को निर्धारित करता है, और उसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं।
ठीक है, तो क्रियात्मक समूह की बात हो गई। अब अगर हम कहें कि आपसे हमने कहा कि अगर समान क्रियात्मक समूह है तो उनके गुण भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। जैसे हमने लिखा कि CH4 है तो ये हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने लिखा CH3 है तो यह भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हमने लिखा CH3 CH2 है तो यह भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। हमने लिखा CH3OH CH3CH2OH CH3CH2OH। हमने ये सब यौगिक लिख दिया। हमने लिखा CH3CHO, पहले लिखा HCHO, हमने लिखा CH3CHO CH3CH2CHO। तो ये सभी देखें, तो ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं और इनमें ये तीन जो है इन कार्बनिक यौगिकों में क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और आपने कहा, अभी आपको हमने बताया कि कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह समान होता है उनके गुण भी आपस, रासायनिक गुण भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब कि इन तीनों के गुण समान होंगे और इनको आप कहते हैं क्या, एल्केन। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, इनको कहते हैं एल्कीन, इन्हें कहते हैं एल्काइन, इन्हें कहते हैं एल्कोहल, इन्हें कहते हैं एल्डिहाइड। तो ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। इनमें ये तीन हमने क्या कहा, हाइड्रोकार्बन है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हैं, कार्बनिक यौगिक तो हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। और आपसे कहा हमने कि जिनमें समान क्रियात्मक समूह होते हैं उनके गुण भी आपस में समान होते हैं। मतलब इनके सभी के गुण समान, इनके सभी के गुण समान, कार्बन की संख्या बदल गई लेकिन गुण क्या हो गए, समान हो गए। इनके सभी के गुण समान, तो इनके सभी के गुण भी क्या होंगे, समान। क्यों, क्योंकि इन सब में OH है। इनके सभी के गुण समान हो, क्यों, क्योंकि सब में CHO है। तो अगर हम समान क्रियात्मक समूह के गुणों को, यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को कार्बन परमाणुओं के संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते जाएं, रखते जाएं, तो एक यौगिकों की श्रेणी प्राप्त हो जाती है और उस श्रेणी को समजातीय या सजातीय या समजातीय जातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो समजातीय या सजातीय श्रेणी क्या हो गया, क्या हो गया, तो विभिन्न कार्बनिक यौगिकों को उनके कार्बन परमाणुओं की बढ़ती हुई संख्या के क्रम में, बढ़ती हुई कार्बन संख्या के क्रम में व्यवस्थित करने पर कार्बनिक यौगिकों की जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को क्या कहते हैं, सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण आपस में समान होते हैं। भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब इन तीनों के रासायनिक गुण समान होंगे, इनके आपस में समान होंगे, इनके आपस में समान होंगे, इनके आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इनकी प्रत्येक सजातीय श्रेणी के सदस्य के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। और प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक निश्चित सामान्य सूत्र होता है। प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक निश्चित सामान्य सूत्र होता है। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+।
H2n-2। एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। OH एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 CHO। तो ये इनका सामान्य सूत्र हो जाता है। तो प्रत्येक सजातीय श्रेणी का अपना एक सामान्य सूत्र होता है। कहेंगे सर कैसे? तो ध्यान दिए, हम अगर एक चीज चर्चा करें इसका कि देखिए इसका सामान्य सूत्र हमने कहा, तो इसका भी या और 4 कार्बन 5 कार्बन 10 कार्बन सबका सूत्र यही होगा, इसी का पालन करेंगे। कहेंगे सर कैसे? तो देखिए इसकी अगर बात करें तो C की जगह पर क्या है 1, यानी कि N का मान यहाँ क्या है 1 है, तो H का मान क्या होना चाहिए, H का मान 2N, यानी कि 2 गुणे N और +2, तो क्या हो गया C1 तो H 2 दूना 2 और 2 4, यानी कि 1H तो 4 हाइड्रोजन, 1H तो 4 हाइड्रोजन। अगर इसमें कहें तो N का मान कितना हो गया 2 हो गया, 1 2 हो गया, तो यहाँ 2 हो गया, तो क्या हो गया 2 दूना 4 और धन 2, तो अगर कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितने 6, तो देखिए 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 3 6 हाइड्रोजन। अगर यहाँ गए तो यहाँ N का मान क्या हो गया 3 हो गया, 3, तो यहाँ क्या हो गया 3, तो अगर कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितने 3 दूना 6 और 2 8, तो देखिए 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन। मतलब कि यह जो सूत्र है वो एल्केन का सामान्य सूत्र है। यह जो सूत्र है एल्कीन का है, यह एल्काइन का, यह एल्कोहल का, नीचे क्या हो गया एल्डिहाइड का हो गया। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण आपस में क्या होते हैं समान होते हैं। सजातीय श्रेणी के 2 निकटवर्ती सदस्य, यानी कि पहला सदस्य दूसरा सदस्य, तो ये दोनों आपस में निकटवर्ती हो गए, वैसे ही ये दोनों निकटवर्ती हो गए, ये दोनों निकटवर्ती हो गए, वैसे ही ये दोनों निकटवर्ती हो गए, ये दोनों निकटवर्ती हो गए। निकटवर्ती का मतलब एक 1 कार्बन का है तो एक 2 कार्बन का, एक 2 का है तो एक 3 कार्बन का, एक 3 का है तो एक 4 कार्बन का, तो उनके बीच में जो अंतर होता है वो CH2 का होता है। देखिए इसमें 1 कार्बन और इसमें 2 कार्बन, तो कितने कार्बन का अंतर हुआ 1 कार्बन का अंतर हुआ। इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 6 हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन का अंतर हुआ 2 हाइड्रोजन का अंतर हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में कितना CH2 का अंतर। तो यहाँ से यहाँ के बीच में पूछे तो फिर 2 कार्बन और यहाँ कितने 1 2 3 कार्बन, तो क्या हो गया 1 कार्बन का अंतर, और कितने हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन का अंतर CH2 का हुआ। अगर यहाँ देखें आप तो 1 2 कार्बन 1 2 3 कार्बन, तो कितने कार्बन का अंतर 1 कार्बन का अंतर, तो C हो गया। हाइड्रोजन कितने 2 2 4, यहाँ 3 1 4 2 6, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर, तो CH2 का अंतर। यहाँ भी देखिए CH2 का अंतर, यहाँ देखिए तो CH2 देखिए 1 2 कार्बन और यहाँ 1 2 3 कार्बन, तो 1 कार्बन का अंतर। हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 3 1 4 और 1 5, 3 सॉरी यहाँ नहीं है 3 और 1 4, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गए, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर। यहाँ भी क्या होगा CH2 का, यहाँ भी देखें आप तो CH2 का, यानी कि सजातीय श्रेणी के 2 निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, यानी कि दोनों सदस्य जो है वो CH2 का अंतर रखते हैं। और अणुभार में, यानी कि इसके और इसके अणुभार में 14 का अंतर होगा। कितने का 14 का अंतर होगा। कहें सर कैसे? तो भाई इसमें और इसमें इतने ही का अंतर है, और इसमें कार्बन का परमाणु भार 12 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 2 हो गया, तो 12 और 2 14, यानी कि इसका जितना होगा उससे इसका 14 अधिक हो जाएगा, इसका जितना होगा उससे इसका 14 अधिक, इसके बाद वाले का 14, यानी कि 2 निकटवर्ती सदस्यों के बीच में अणुसूत्र में CH2 का अंतर और अणुभार में 14 का अंतर होता है। अणुभार में 14 का अंतर और अणुसूत्र में 14 का अणुसूत्र में CH2 का अंतर हो जाता है। कोई दिक्कत? तो ये सजातीय श्रेणी होमोलोगस श्रेणी की बात आती है। फिर बात आती है कुछ चीज़ें और आपको बताएं तो देखिए अगर आपसे बात करें कि हमने ये एक यौगिक लिखा हाइड्रोकार्बन CH3 CH2 CH3, ध्यान दीजिएगा CH CH3
CH3 हमने एक यौगिक लिख दिया। तो देखें तो ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्यों? क्योंकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। इनमें कार्बन जो है कई ठो है और इन कार्बन को कई भागों में बांटा गया है। कई भाग कौन कौन से? तो प्राइमरी कार्बन जिसे 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन जिसे 2 डिग्री कहते हैं, टर्शियरी कार्बन जिसे 3 डिग्री कहते हैं और नियो कार्बन जिसे क्या कहते हैं? 4 डिग्री कहते हैं। कार्बन एटम यानी कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु 4 प्रकार के हो सकते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से? तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कार्बन 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कार्बन 2 डिग्री और टर्शियरी यानी कि तृतीयक कार्बन 3 डिग्री और चतुष्क या नियो कार्बन यानी कि 4 डिग्री। अब सवाल आता है कि तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि इनमें से कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा कार्बन सेकेंडरी है, कौन सा कार्बन टर्शियरी है और कौन सा कार्बन नियो है? हम कैसे जानेंगे? तो अगर आपसे पूछें कि ये जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 संयोजकता होती है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसमें पूछें इस कार्बन से कि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? तो इस कार्बन से 3 तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कैसे? तो अगर हम इसकी संरचना बना दें तो संरचना ये बनेगा, 1H 2H 3H फिर CH फिर C से H और यहाँ C से 3H, ध्यान दीजिएगा, फिर C से 3H फिर C से 3H फिर C से 3H और कार्बन की संयोजकता हमने कितना कहा? 4। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबकी देखिए तो 4 हो गई। अब इसमें देखें तो इस कार्बन से 3 तो हाइड्रोजन जुड़ गए, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए और एक क्या जुड़ गया? कार्बन जुड़ गया। इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ गए और एक 2 कार्बन जुड़ गया। इससे 1 2 3 कार्बन जुड़ गए और एक क्या हो गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। इससे 1 2 3 4 कार्बन जुड़ गए, जबकि इससे 1 2 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इससे 1 2 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इससे 1 2 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इससे 1 2 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो कार्बनिक यौगिक में जिस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन परमाणु जुड़ा हो, जिस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो उसे कहते हैं प्राथमिक कार्बन। तो इससे एक जुड़ा हुआ तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन हो गया। जब किससे कितने जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक कार्बन यानी कि 2 डिग्री कार्बन। इससे कितने जुड़े हुए हैं? तो 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया? तृतीयक यानी कि 3 डिग्री कार्बन। इससे 1 तो ये 1 डिग्री हो गया, इससे 1 2 3 और 4 तो क्या हो गया? ये 4 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया? 1 डिग्री हो गया। यानी कि ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये भी क्या हो गया? 1 डिग्री हो गया। तो प्राथमिक कार्बन कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला में जिस कार्बन से एक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है उसे प्राथमिक कार्बन, जिस कार्बन से 2 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं उसे द्वितीयक कार्बन, और जिस कार्बन परमाणु से 3 जुड़े होते हैं उसे तृतीयक कार्बन, और जिससे 4 जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? चतुष्क या नियो कार्बन, यानी कि नियो कार्बन यानी कि 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और नियो, एक कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन जुड़ा है, तो प्राइमरी 2 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, तो सेकेंडरी 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, तो टर्शियरी और 4 जुड़े हुए हैं, तो क्या हो गया? नियो हो गया या 4 डिग्री हो गया। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और नियो की बात हो गई। अब हम इसी में बात करें तो एक बात और आती है, उसको भी ज़रा ध्यान दे लीजिए, आप उसको समझ लीजिए। देखिए अगर हम कुछ यौगिक लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा CH3, CH2 हाइड्रोकार्बन है, ये CH2, CH2,
CH3, ये हाइड्रोकार्बन हमने लिखा एक। दूसरा हाइड्रोकार्बन हमने लिखा CH3 CH, CH3 CH2 CH3, और तीसरा लिखा हमने CH3 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 CH3। ये 3 हाइड्रोकार्बन लिखा हमने। पिछली कक्षाओं की थोड़ी सी बात अगर आपको याद हो तो आपको वहाँ बताया गया है कि कार्बन की संख्या को नाम दिया गया है कैसे। तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इस यौगिक का नाम हो जाता है पेंटेन। अब कैसे हुआ हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, डिटेल में करेंगे। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा पिछली बात को दिमाग में रख के आप काम करेंगे। यहाँ भी देखिए तो 1 2 3 4 5 का मतलब यहाँ भी पेंटेन हो गया। इसको देखें तो यहाँ भी 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी क्या हो गया, पेंटेन हो गया। तो ये 3 यौगिक हैं, लेकिन तीनों का नाम क्या हो गया, पेंटेन हो गया। तो सवाल आता है कि तब अगर किसी ने पूछ दिया कि पेंटेन का सूत्र लिखिए तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, कन्फ्यूजन हो गई। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। वो 3 शब्द है नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल, आइसो और नियो, और ये तीनों शब्द प्रयोग होते हैं किसके लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए। यानी कि हाइड्रोकार्बन 3 हो गए, कौन कौन, तो नॉर्मल, आइसो और नियो, ये 3 हाइड्रोकार्बन हो गए। यानी कि ये जो लिखा आपने तीनों, पेंटेन पेंटेन पेंटेन, तो इनमें एक नॉर्मल है, एक आइसो है और एक नियो है। नॉर्मल को सामान्य में एन लिखते हैं और आइसो को आइसो ही लिखते हैं, नियो को नियो ही लिखते हैं। तो सवाल ये आता है कि हम कैसे जानेंगे कि इनमें कौन सा हाइड्रोकार्बन नॉर्मल है, कौन सा हाइड्रोकार्बन आइसो है और कौन सा हाइड्रोकार्बन नियो है, हम इसको कैसे जानेंगे। तो इसके लिए कहा गया कि नॉर्मल वो होगा जिसमें कार्बन एटम की सीधी श्रृंखला होगी। यानी कि एकदम सीधी श्रृंखला हो तो उसे कहते हैं नॉर्मल। आइसो का मतलब हो गया जिसमें यह एक श्रृंखला होगा, यह श्रृंखला, या इसको लिख सकते हैं CH3 का 2CH, यह उपस्थित होगा तो उसे आइसो कहेंगे। और नियो का मतलब हो गया जिसमें यह श्रृंखला उपस्थित होगा, यह या इसको लिखेंगे CH3 का होल 3C लिखेंगे। तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला उपस्थित होती है उसे नॉर्मल कहते हैं। तब इन तीनों को देखें आप, 2 3, तो किसमें कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला है, तो इसमें कार्बन परमाणु क्या है, एकदम सीधी श्रृंखला है, तो यहां नॉर्मल होगा। तो इसको कहते हैं एन पेंटेन। क्या कहते हैं इसको, एन पेंटेन। फिर हमने कहा कि जिसमें कार्बन परमाणुओं की यह श्रृंखला होगी, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं, तो उसे आइसो कहते हैं। तो जरा देखें तो CH3 CH ये है इसमें, तो इसे क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन। और जिसमें हमने कहा कि कार्बन परमाणुओं की यह श्रृंखला होती है उसे क्या कहते हैं, नियो। तो जरा देखें तो इसमें, तो इसे क्या कहेंगे, नियोपेंटेन। यानी कि अब अगर कहा जाए कि नॉर्मल पेंटेन लिखिए तो क्लियर हो गया कि नॉर्मल का मतलब कार्बन की सीधी श्रृंखला हो गई। अब पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, तो नॉर्मल पेंटेन 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला बना दिया हमने। कहे आइसो पेंटेन लिखिए तो मतलब क्लियर हो गया कि आइसो का मतलब ये होगा, और इसके अलावा पेंटेन है तो 5 कार्बन, तो 1 2 3 ये हो गए, 1 2 3 ये हो गए, और 5 चाहिए तो 1 और 1 2 कार्बन और हो गया, तो नियो पेंटेन हो गया, सॉरी आइसो पेंटेन हो गया।
कहा कि नियोपेंटेन लिखिए, तो नियो का मतलब हो गया कि ये होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, तो एक कार्बन और, तो एक कार्बन और जुड़ गया, तो नियोपेंटेन हो गया। तो नॉर्मल जिसमें कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला हो, आइसो जिसमें कार्बन परमाणुओं की यह श्रृंखला उपस्थित हो, और नियो जिसमें कार्बन परमाणुओं की यह श्रृंखला उपस्थित हो, तो उसे नियो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इन तीनों शब्दों का प्रयोग, नॉर्मल, आइसो, नियो, इन तीनों शब्दों का प्रयोग हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की, नाम लिखने की साधारण पद्धति में करते हैं। यानी कि कार्बनिक यौगिकों का नाम जो लिखा जाता है उसकी साधारण पद्धति में, साधारण नाम लिखने की विधि में नॉर्मल, आइसो और नियो शब्दों का प्रयोग होता है। तो सवाल आता है, सर नाम लिखने की साधारण पद्धति में प्रयोग करते हैं, तो क्या नाम लिखने की कोई और पद्धति है? तो जी हाँ, कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने की 2 पद्धतियां हैं। एक है साधारण या निरर्थक नाम पद्धति, ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम, और दूसरा है IUPAC नाम पद्धति। तो नाम, कार्बनिक यौगिकों के नाम की 2 पद्धतियां हो गई, एक साधारण नाम पद्धति और एक IUPAC नाम पद्धति। साधारण को ही हम निरर्थक भी कहते हैं, निरर्थक नाम पद्धति भी कहते हैं। तो अब हमें बात करनी है जो वो ये कि इन कार्बनिक यौगिकों का हम साधारण नाम पद्धति में नाम कैसे लिखेंगे और IUPAC में कैसे नामकरण करेंगे, हमें इसकी चर्चा करनी है। तो ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, यानी कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।